Bismillahirrahmanirrahim. Today we will just have a brief overview about some feature of thermal power plant. अच्छा, इसमें अगर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर थर्मल पावर प्लांट ये अगर हमने देखना हो तो वी विल सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नियरेस्ट टू द लैंड सेंटर जहाँ बनाना चाह रहे हैं वहाँ से जो लोड सेंटर है, लोड जहाँ आपने सप्लाई करनी है उससे कितना नियर है। दूसरे नंबर पर आया था वाटर रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ पावर प्लांट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, टू रेज द स्टीम इन बॉयलर for cooling purpose such as in condenser, as a carrying medium such as disposal of ash, for drinking purpose this could be supplied from either river or underground water resources. Therefore having enough water supplies in defined vicinity can be a factor in the selection of site. तो selection of site में दूसरे नंबर पे water resources। तीसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं availability of coal। अगर आप कोल निकालना चाह रहे हैं तो कोल पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं बॉयलर को, तो आपको फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कोल देखनी होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ लैंड रिक्वायरमेंट कि लैंड इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर सेटिंग अप द प्लांट बट फॉर अदर पर्पज सच एज स्टाफ कॉलोनी, कोल स्टोरेज, ऐश। क्योंकि आपको जब ऑपरेट करना है तो उसमें आपको मैन पावर भी चाहिए और फिर मैन जहाँ हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए स्टाफ कॉलोनी और ये चीज़ें भी ख्याल रखा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2000 मेगावाट प्लांट, द लैंड रिक्वायरमेंट मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 to 250 acres. As the cost of land adds up to the final cost of the plant, it should be available at a reasonable price. Land should be available for future extension. और एक्सटेंशन अगर आपने करनी है तो भी अवेलेबल होना चाहिए। तो लैंड की अवेलेबिलिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, लेबर सप्लाईज हो, ऐश डिस्पोज किया जा सके। ऐश इज़ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट एंड विद लो कोल ग्रेड इट मे बी 3.5 टन पर डे। तो इतना आपने डिस्पोज करना है तो उसका होना चाहिए। सम सुटेबल मीन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ ऐश शुड बी थ्रो ऑफ। इट मे बी परचेज्ड बाई बिल्डिंग contractor or it can be used for brick making near the plant site. If the site is near the coal mine, it can be dumped into the disused mines. मतलब जो यूज़ नहीं हो रही उनसे आपने काम ले लिया वहाँ आप उसको डिस्पोज करना शुरू कर दो। इन केस ऑफ साइट लोकेटेड नियर अ रिवर, सी और लेक, ऐश कैन बी डम्प्ड इनटू इट। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स ये देखेंगे कि जो एक्वेटिक लाइफ है और बाकी लाइफ है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, ये दूर होना चाहिए पॉपुलेटेड एरिया से, ताकि जो है ना उसमें स्मोक जो बनता है, फ्यूम्स बनते हैं, ऐश वगैरह, वो जो है ना। अच्छा, अब आते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। इसमें कोल हैंडलिंग प्लांट है, प्लवराइजिंग प्लांट है, ड्राफ्ट फैन है, बॉयलर, ऐश हैंडलिंग प्लांट, टरबाइन और जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर एंड पॉन्ड्स, फीड वाटर हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड रीहीटर, एयर प्री हीटर, अल्टरनेटर विद एक्साइटर, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन। बॉयलर। A boiler, a steam generator, is a closed vessel in which water under pressure is converted into steam. The heat is transferred to the boiler by all three modes of heat transfer: conduction, convection, radiation. अच्छा, जब हीट हो ट्रांसफ़र हो रही है तो ये इसमें से एक डोमिनेट कर रहा होता है लेकिन बाकी भी हो रहे होते हैं नॉर्मली। मेजर टाइप्स ऑफ बॉयलर्स: फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। फायर ट्यूब में क्या है कि ट्यूब के अंदर अगर फायर हो और बाहर वाटर हो तो वो फायर ट्यूब होगा। और वाटर ट्यूब अगर ट्यूब के अंदर वाटर हो। जनरली वाटर ट्यूब बॉयलर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक, और जनरली हम क्या करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर, द बॉयलर इज नेम्ड सो बिकॉज द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन पास थ्रू द ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाई वाटर।
यानी जो आपकी कंबस्शन गैसेज वो उसमें से गुजरती हैं, इसीलिए इसको फायर का नाम दिया। डिपेंडिंग ऑन वेदर द ट्यूब इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, द फायर ट्यूब बॉयलर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वर्टिकल ट्यूब एंड हॉरिजॉन्टल। कि वो a fire tube boiler is simple, compact and rugged in construction. Its initial cost is low. Initial cost इसकी कम होती है. Water being more and circulation being poor, they cannot meet quickly to changes in steam demand. अगर steam demand change हो तो ये इसको ज़्यादा नहीं करती, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। प्राइस कम है, ये इसका फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर पीछे से आपकी डिमांड चेंज हो जाए तो वो इसको नहीं मीट कर सकते। As water and steam both are in same shell, higher pressure of steam are not possible. अगर दोनों एक ही शेल में वाटर और स्टीम तो आप एक हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते। The maximum pressure which can be had in 17.5 kg per cm square with a capacity of 15,000 kg of steam per hour, ये इसकी कैपेसिटी है, ये हो सकता है। For the same output, for the same output, the outer shell of fire tube boiler is much larger than that of a water tube boiler. अगर एक ही आउटपुट देनी हो, आउटर शेल ऑफ फायर ट्यूब इज मच लार्जर। असल में गैसेज है ना, उनकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वो उसमें आपको उस वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो उस यानी हम ये कह सकते हैं साइज में बड़ी होती हैं फायर ट्यूब के लिए देन ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। इन ये भी इसका एक यानी नेगेटिव पॉइंट हुआ। इन द event of a sudden and major tube failure, steam explosion may be caused in the furnace due to rush of high pressure water into the hot combustion chamber, which may generate large quantities of water in the furnace. अगर वो हो जाए तो फिर वो फर्नेस में वो हो जाएगा। फायर ट्यूब बॉयलर्स यूज इट इज बिफोर लिमिटेड टू लो कास्ट साइज एंड लो प्रेशर प्लांट। लो प्रेशर के लिए आप ये यूज़ कर लें। ये फर्नेस है, इसके अंदर से ये यहाँ से गुजर के जा रही हैं हॉट गैसेज, ये हॉट गैसेज को फायर कहा गया है ना, और वाटर यहाँ है, तो ये फिर जो है ना इसमें से यहाँ फिर स्ट्रीम में जाती है। अच्छा, ये स्केमेटिक है फॉर फायर ट्यूब के लिए। लेकिन अगर हम आ जाते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर्स के लिए, इन दिस बॉयलर द वाटर फ्लोज इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेस फ्लोज आउटसाइड द ट्यूब। अब उसका रिवर्स है कि पहले यहाँ इसके अंदर से वाटर जाएगा और बाहर जो है वो एग्जॉस्ट गैसेज होंगी। रिवर्स, inside the hot gases flow outside the tube. Water tube boiler are classified vertical, horizontal and inclined. Inclined भी हो सकते हैं ये। The circulation of water in the boiler is may be natural forced. Circulation of water natural भी हो सकती है, forced भी हो सकती है। Central steam power plant, large capacity of water tube boilers are used. Central के लिए हम large capacity of water tube use करते हैं। The tubes are always external to the drum. They can be built in smaller size and therefore withstand high pressure. Smaller size की होती हैं, high pressure withstand, इसका positive point हो गया। The boiler drums contains both steam and water. The former being trapped from the top of the drum where the highest concentration of dry steam exists. जो बॉयलर ड्रम होता है कंटेन्स बोथ स्टीम एंड वाटर, उसमें दोनों स्टीम और वाटर होते हैं। द फार्मर बीइंग, जो पहले वाला है, फार्मर का मतलब, अच्छा यहाँ इस तरह सेंटेंस में कहीं फार्मर आया ना, इसका मतलब दो का जिक्र है, तो उसमें से पहले वाला फार्मर, पहले वाला, और लेटर बाद वाला। तो इसमें द बॉयलर ड्रम कंटेन बोथ स्टीम एंड वाटर, तो फार्मर इसमें क्या होगी, स्टीम, और अगर यहाँ लेटर लिखा होता तो उससे मुराद होता वाटर। तो बहरहाल यहाँ फार्मर यानी स्टीम बीइंग ट्रैप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ड्रम वेयर द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्राई स्टीम एग्जिस्ट। ये एक स्टीम ड्रम होता है, यहाँ से ना स्टीम ऊपर चली जाती है, वाटर नीचे चला जाता है, और इसने यहाँ जो है ये इंक्लाइन शो किया है वाटर इनलेट। ये आपकी एयर और कंबस्शन का जो है ना वो है। ये फिर वाटर ट्यूब बॉयलर की मतलब डायग्राम की, यहाँ से आपकी जो है ये फ्लो गैसेज और कंबस्शन, उसका पैसेज ये है, और वाटर जो है उसका पैसेज ये है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इंक्लाइंड ट्यूब्स हैं। सुपर हीटर एंड रीहीटर। The function of superheater is to remove the last trace of moisture from the saturated steam, leaving the boiler tubes. जो बॉयलर ट्यूब हैं उसमें से जो थोड़ी बहुत मॉइस्चर रह गया उसको भी निकाल दें, सुपर हीटर का ये मतलब होता है, मकसद होता है। द बॉयलर ट्यूब एंड आल्सो इंक्रीज इट्स टेम्परेचर अबव द सैचुरेशन टेम्परेचर, और वो सैचुरेशन टेम्परेचर से अबव करे, जब सैचुरेशन टेम्परेचर से अबव करेगा तभी वो सुपर हीटर कहलाएगा। ये है सुपर हीटर की बात, अबव द सैचुरेशन टेम्परेचर करता है। फॉर दिस पर्पज द हीट ऑफ कंबस्शन गैसेज फ्रॉम द फर्नेस इज यूटिलाइज। फर्नेस आप यूज़ करेंगे, सुपर हीट कंबस्शन गैसेज यूज़ करेंगे
furnace की. Super heated steam is that steam which contains more heat than the saturated steam at the same pressure. The additional heat provides more energy to the turbine, hence power output is more. ऑफकोर्स जो जितनी ज़्यादा सुपर हीट होती जाएगी उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी और वो टरबाइन को आउटपुट ज़्यादा दे सकेगी. Superheat steam causes lesser radiation of turbine blades and can transmit it for longer distance with little heat loss. हाँ मतलब टरबाइन बड़ा है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं. सुपर हीटेड, ये जैसे मैंने क्लास में बार बार बताया कि आपकी अगर स्टीम की क्वालिटी बेहतर होगी तो रेडिएशन ऑफ ब्लेड नहीं होगा. तो ये सुपर हीटर का फायदा है. ये सुपर हीटर में भी कन्वेंशन टाइप, रेडिएंट टाइप और कम्बिनेशन. However, convention superheater are more commonly used. कन्वेंशन है ये हीट ट्रांसफर का एक मोड है जिसमें फ्लूइड खुद मूव करता है, पार्टिकल खुद मूव करता है, और ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इसमें. फंक्शन ऑफ सुपर हीटर ये इसमें दिखाया हुआ है कि यहाँ से आपको जाना, ये सुपर हीटर है, ये नीचे वाला हिस्सा इकोनोमाइजर, ऊपर सुपर हीटर. इस तरह सुपर हीटर स्टीम टू टरबाइन ये इस तरह जा रही है. ये स्टीम आई इधर से आके यहाँ से घूम के फिर जाना, ये यहाँ से हीट होकर जा रही है. इस तरह ये सुपर हीटर की ये कुछ डायग्राम दिखाई हैं. बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक हीट एक्सचेंजर ही है ना, बस ये हाई उस पर है टेम्परेचर पे. रीहीटर. इन एडिशन टू सुपर हीटर मॉडर्न बॉयलर हैज़ रीहीटर टू. अच्छा ये रीहीटर मैंने जैसे बताया था, रीहीटर होते हैं स्टीम में, स्टीम टरबाइन में होते हैं, वैसे तो गैस टरबाइन में भी होते हैं. यहाँ जो रीहीटर हैं उनकी बात कर लेते हैं. रीहीटर. इन एडिशन टू सुपर हीटर मॉडर्न बॉयलर हैज़ रीहीटर आल्सो. बॉयलर होता भी इसमें है steam turbine. The function of the reheater is to superheat the partly expanded steam from the turbine. This ensures that the steam remain dry through the last stage of the turbine. Reheater जो है वो क्या लास्ट स्टेज जो है उससे भी वो उसकी जो है ड्राई रहे. अच्छा ड्राई रहना क्यों ज़रूरी है? अगेन वही बात कि जो आखिरी स्टेज है टरबाइन ब्लेड, जो आखिरी स्टेज होंगे उनके ओरिजिन बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रीहीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर हो जाता है. अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रा करूँ तो इसमें कुछ इस तरह है. अगर इसको मैं इसकी बजाय यहाँ इसकी बजाय फिर दोबारा रीहीट करके लेके आऊँ तो यहाँ ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट इज मोर क्वालिटी, इट हैज़ मोर क्वालिटी. तो ये जितना ज़्यादा आप रीहीट करते जाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ जाता जाएगा इस तरफ. जैसे जैसे इस तरफ जाता जाएगा क्वालिटी बढ़ जाएगी. क्वालिटी बढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि वो टरबाइन ब्लेड को रोड नहीं करेगा. अच्छा जी. एयर हीटर में भी कन्वेंशन टाइप, रेडिएंट टाइप और कम्बिनेशन. कन्वेंशन रेडिएंट ये हो सकता है. फीड वाटर हीटर की बात है. दीज हीटर आर यूज टू हीट द फीड वाटर बाय मींस ऑफ ब्लेंड स्टीम. मतलब आप इन बिटवीन कहीं से टरबाइन के इन बिटवीन स्टीम लेके और उसको डायरेक्ट जो है ना फीड वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से फीड वाटर का टेम्परेचर अप हो जाता है बिफोर इट इज़ सप्लाई टू द बॉयलर. बॉयलर से जाने से पहले इससे ये होगा बॉयलर में कम हीट देनी पड़ेगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. नेसेसिटी ऑफ हीटिंग फीड वाटर बिफोर फीडिंग इट बैक टू द बॉयलर arise due to the following reason. Feed water heater improves overall efficiency. Overall efficiency बढ़ती है. Dissolve oxygen which would otherwise cause boiler origin. एक ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है ना, वो बॉयलर में एक ओरिजिन काज करेगी, वो रिमूव हो जाती है फीड वाटर से. थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू कोल्ड वाटर इंटरिंग द बॉयलर ड्रम्स आर वाइडेड. अच्छा थर्मल स्ट्रेसेस जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से होती हैं वहाँ कम टेम्परेचर होने की वजह से होती हैं. तो कोल्ड वाटर की बजाय आपकी वो जो है ना कुछ बेहतर करने की वजह से वो कोल्ड की वजह से जो होनी थी वो आप अवॉइड कर लेते हैं. क्वांटिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस बाय द बॉयलर इज इंक्रीज्ड. क्वांटिटी बढ़ जाएगी बॉयलर से क्योंकि कम इनपुट में वो फिर वो कर रहा है ना क्वालिटी. सम अदर impurities carried by steam and condensate due to corrosion in boiler and condenser are persisted outside the boiler. सम impurities जो हैं वो फीड वाटर से क्या होता है कैरिड आउट की जाती हैं स्टीम और कंडेंसेट से. जो नीचे बच जाता है उसे कंडेंसेट कहते हैं. ड्यू टू corrosion in boiler and condenser are precipitated outside the boiler.
बॉयलर के बाहर जाने लग जाती हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है वाटर की, कि इसमें अगर आप देखें तो ये पंप है आपका, पंप से यहाँ आया, कूलिंग टावर ये इस तरह है, तो इसके बाद कंडेंसेट पंप आ गया, मेकअप वाटर यहाँ से मिलता है। अच्छा, वाटर ना एवेपोरेट हो जाता है या इस तरह, तो आपको ना कुछ उस कमी को दूर करने के लिए वाटर चाहिए होता है, उस वाटर को जो है मेकअप वाटर कहते हैं। और ये आप आपने अलहदा कोई स्टोरेज बनाई होती है जहाँ आप ये पूरा कर रहे होते हैं। अगर ये फ़र्ज़ करो ऑर्डिनरी वाटर की बात हो रही है, लैक के वाटर की बात हो रही है, और वो आप कहीं यूज़ कर रहे हैं आपके जो कूलिंग टावर्स वगैरह हैं उसमें, तो ये फिर लैक का वाटर होता है, लेकिन स्टिल ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन उस तरह प्यूरिफाइड नहीं है जितनी स्टीम है। और अगर स्टीम में मेकअप करना तो आपको अगेन उसको फुल प्यूरिफाई करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। ये हीटर, इकोनोमाइज़र, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, फिर जनरेटर, ये इसकी फ्लो वाटर और स्टीम फ्लो डायग्राम है। जो नीला वाला है ये वाटर है, और जो रेड है ये स्टीम की शो कर रहा है। इकोनोमाइज़र, बॉयलर, इकोनोमाइज़र क्या होता है, बॉयलर से पहले लगाते हैं और ये प्री हीट करने के लिए होता है। Boilers are provided with the economizer and air preheater to recover heat from the flue gases. An increase of about 20% in boiler efficiency is achieved by providing both economizer and air preheater. अच्छा, एयर प्रीहीटर क्यों चाहिए? वैसे देखा जाए तो हमारे इसमें एयर का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो जो आप बॉयलर में कंबस्टन करनी है उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन जो दे रहे हैं आप नॉर्मल एयर से जो दे रहे हैं उसका टेम्परेचर कम हो, तो पहले, और वो उसके बॉयलर के अंदर जाए, तो बॉयलर की हीट का कुछ फ्रैक्शन इस एयर का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ हो जाएगा नेचुरली। तो अगर हम एयर को पहले ही हीट कर दें तो फिर वो एयर प्रीहीटर की वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी 20% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो आप एयर देंगे ऑक्सीजन की बर्निंग के लिए, दैट इज़ एट हायर टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, और आपकी जो है ना कंबस्टन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कम इसमें यूज़ होगी कि एयर को हीट करे, और ज़्यादा वो यूज़ होगी कि आगे जो आपने स्टीम हीट अप करनी थी, वाटर को हीट अप करना था और स्टीम बनानी थी, उसमें फिर यूज़ होगा जो एक्चुअल पर्पज़ है उसमें। इकोनोमाइजर अलोन गिव 10 to 12% efficiency increase, cause saving in fuel consumption 5 to 15%. The feed water from the high pressure heaters enters the economizer and picks up heat from the flue gases after the low temperature superheater. Economizer can be classified as an inline or staggered arrangement. Inline भी हो सकते हैं, staggered arrangement भी हो सकती हैं, based on the type of turbine tube arrangement. Staggered मतलब उस तरह staggered arrangement. For pressure of 70 kilogram per centimeter square or more, economizer becomes a necessity. अगर इससे ज़्यादा हो प्रेशर तो फिर इकोनोमाइजर लाजमी। ट्यूब्स आर अरेंज इन पैरेलल कंटिन्यूस लूप ट्यूब्स. Feed water flows through the tubes and flow gases outside the tube across them. The feed water should be sufficiently pure not to cause forming of scales and cause internal corrosion and under boiler. Feed water should be प्योर होना चाहिए, खालिस होना चाहिए, ताकि वो कोई स्केलिंग ना करे, कोई ओरियन या जो है ना आखिर में चीज़ें बच जाती हैं और वो ट्यूब के ऊपर लग जाती हैं, तो वो जो है ना हीट ट्रांसफ़र को कम करेंगी। तो ये बचाने के लिए आप प्योर रखेंगे इसको। आगे पूरा टरबाइन में पूरा वो आगे तो सर्कुलेट होना ना, कहीं भी हम नहीं चाहते कि वो कोई इम्प्योरिटी काज करें। टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर entering the economizer should be high enough so that moisture from the flow gases does not condense on the economizer tubes. टेम्परेचर हाई होगा तो फिर जो है ना इकोनोमाइज़र पे वो नहीं, मॉइस्चर जो है वो उस पर कंडेंस नहीं होगा, ये भी इसका फ़ायदा है। एयर प्री हीटर्स, आफ्टर द फ्लू गैसेज हैव लीव इकोनोमाइजर, सम फर्दर हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम एंड इज़ यूज टू हीट द इनकमिंग एयर फॉर कम्बसन। यानी आपने वैसे तो वो एग्जॉस्ट गैसेज है ना वो एयर में फेंक देनी थी, जिस वजह से वो कोई फ़ायदा नहीं था। अगर उसको हम एयर को प्री हीट करने के लिए यूज़ कर लें तो उससे फ़ायदा हो जाता है। एयर प्री हीटर मे बी ऑफ फॉर्मी टाइप, प्लेट टाइप, tabular type, and regenerative type. Cooling of flue gas by 20 degree increase the efficiency of plant by
1%, और 1% काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है कूलिंग ऑफ फ्लू गैसेज बाई the use of air preheater is more economical with pulverized fuel बॉयलर्स। ये एक टाइप है पेलोराइज्ड की, उसमें अगर आप यूज़ करें तो फिर ये मोर इकोनॉमिकल होता है। बिकॉज द टेम्परेचर फ्लू गैसेस गोइंग आउट इज सफिशिएंटली लार्ज एंड हाई टेम्परेचर, ये नॉर्मली 250 से 350 होती है फ्लूडाइज्ड पेलोराइज्ड फ्यूल बॉयलर में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इज ऑलवेज डिजायर्ड फॉर बेटर एयर प्रीहीटर शुड हैव हाई थर्मल एफिशिएंसी, reliability of operation, less maintenance charge, should occupy small scale, should be reasonable in initial cost and should be accessible। हाई थर्मल एफिशिएंसी होनी चाहिए, रिलायबल हो, मतलब कुछ ऐसा चले तो सही, लेस मेंटेनेंस हो, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस आपको कम से कम चाहिए होती है, शुड कि भाई स्मॉल स्केल कम जगह पे आ जाए, शुड भी रीजनेबल, और इनिशियल कॉस्ट उसकी ना रीजनेबल हो, बहुत ज़्यादा ना हो। इन ऑर्डर टू अवॉइड, और एसेसिबल होगा, अगर आपने उसको वो मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करनी है तो वो आप असेस कर सकें। इन ऑर्डर टू अवॉइड कोरियन ऑफ द एयर प्रीहीटर द फ्लो गैसेज शुड नॉट बी कूल्ड बिलो द ड्यू पॉइंट। कोरियन से बचने के लिए एयर प्रीहीटर की आपने ड्यू पॉइंट से नीचे फ्लू गैसेज को कूल नहीं करना, वरना वो फिर उधर कोरियन होना शुरू हो जाएगी। फ्लू गैस यहाँ से आ रही हैं, यहाँ जा रही हैं, अच्छा, और ट्यूब में से, और आपकी एयर यहाँ से आ रही है, ये फिर ये जैसे जैसे इसमें से गुजरती जाएगी एयर हीट अप होके, अब ये एयर आउटलेट कहाँ जा रहा है कि जो फर्नेस है ना उसमें जा रहा है, बॉयलर की फर्नेस में, और वहाँ वो हीट अप करने के काम आएगा। तो ये तरीका है इसका। और ये जो होती है इसको बैफल कहते हैं, ये बेसिकली इसको रुख मोड़ने के लिए, और जो है ना ज़्यादा देर तक कांटेक्ट रहे इसके लिए जो होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सपेंशन जॉइंट है, ये ट्यूब की शीट है, कोल्ड एयर का टेम्पर, इधर कोल्ड एयर, ये अगेन बैफल है, रुकावट जो होती है, ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब की शीट है, ये फ्लू गैसेज, डस्ट एंड वाटर वाश ऊपर इसका नाम है, ये एयर भी हीटर मतलब नीचे ये जो है ना नीचे इधर डस्ट वगैरह आएगी, उसको आप जो है ना इधर से कलेक्ट कर लेंगे। एयर प्री हीटर की ये डायग्राम थी। फिर आ जाता है स्टीम टर्बाइन। स्टीम एंटरिंग फ्रॉम अ स्मॉल ओपनिंग कंटेन्स अ वेरी हाई वेलोसिटी। हाँ, नोजल इफेक्ट आ जाएगा ना, वेलोसिटी अटेन्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंटेंट ऑफ द स्टीम। फाइनल हीट कंटेंट कह रहे हैं इसको, कंटेंट या हीट कंटेंट, तो जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। द डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल हीट कंटेंट रिप्रेजेंट द हीट एनर्जी टू बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। वही बात, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीम टर्बाइन, इम्पल्स एंड रिएक्शन। इम्पल्स में क्या होता है, वेलोसिटी, रिएक्शन में प्रेशर काज कर रहा होता है मूविंग ऑफ टर्बाइन का। इम्पल्स टर्बाइन, इन दिस टर्बाइन देयर आर अल्टरनेट रोज ऑफ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड इस तरह अल्टरनेट होती हैं रोज। द मूविंग ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट, उन्होंने शाफ्ट में घुमाना होता है तो मूविंग जो है ना शाफ्ट के साथ होते हैं। एंड फिक्स ब्लेड आर फिक्स टू द केसिंग ऑफ द टर्बाइन, और फिक्स जो है केसिंग ऑफ टर्बाइन पे होता है। ए सेट ऑफ फिक्स्ड नोजल इज प्रोवाइडेड, फिक्स नोजल होती है, एंड स्टीम इज पास थ्रू दीज नोजल। द potential energy in steam due to pressure and internal energy is converted to kinetic energy। तो प्रेशर और ये इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इंटरनल एनर्जी का इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का एक फंक्शन होती है, तो वो इंटरनल एनर्जी जो है ना कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। द स्टीम कम्स आउट ऑफ नोजल विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड इम्पिंजेस, यानी टकराती है ऑन द रोटर ब्लेड। The direction of steam flow changes without changing its pressure। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। A set of fixed nozzle is provided and steam is passed through these nozzle। मैंने जैसे बताया इम्पल्स में होती ही नोजल है तो वो काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे। अच्छा, दी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। स्टीम कम्स आउट द नोजल विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड पिंचेस ऑन ब्लेड। डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लोज चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर। प्रेशर चेंज हुए बगैर इसमें वो चेंज कर रही होती है। Thus, due to the change in momentum, the turbine rotor starts rotating।
मोमेंटम की चेंज की वजह से रोटेट होती है। प्रेशर वैसे एक्चुअली में थोड़ा वो चेंज होता होगा फ्लो की वजह से, अदरवाइज वो पूरा जो टरबाइन है स्मॉल साइज का, लेकिन हाई प्रेशर टरबाइन जो है उसमें प्रेशर तकरीबन हाई ही रहता है। रिएक्शन टरबाइन हैव नो नोजल, उसमें कोई नोजल नहीं होती, कोई नोजल नहीं होती। These two have alternative rows of moving and fixed blade. The moving blades are mounted on shaft while fixed blades are mounted on the turbine. Again वही moving जो है वो shaft के साथ होंगे. When high pressure stream passes through fixed blade, then stream pressure drops down and velocity of stream increase. Velocity increase होती है, pressure drop होता है. As steam passes over moving blade, the steam expand. फिक्स ब्लेड से क्या हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। और जब मूविंग ब्लेड से पास करेंगे, मूविंग ब्लेड, दी स्ट्रीम एक्सपैंड एंड इम्पार्ट्स एनर्जी, उसको एनर्जी दे देती है, इम्पार्ट मतलब देना, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो वेलोसिटी और वो दोनों होती हैं। टर्बाइन यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस आर इम्पल्स रिएक्शन और कंबाइंड। जनरली मल्टी स्टेज टर्बाइन आर यूज, उसमें एक हाई प्रेशर होती है, एक इंटरमीडिएट प्रेशर होती है, एक लो प्रेशर होती है, उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन, अच्छा ये एक वर्ड है कंपाउंडिंग, ये इंपॉर्टेंट टर्म आपने पहले ही पढ़ी होगी। तो सिंगल स्टेज टर्बाइंस आर ऑफ लो एफिशिएंसी, इन कंपाउंडिंग ए नंबर ऑफ रोटर्स आर कनेक्टेड और कीड टू द सेम शाफ्ट। कंपाउंडिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा जो रोटर है वो एक ही जो है ना उस पर शाफ्ट पे जो है ना वो कर दिया। टू टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग आर यूज, वेलोसिटी कंपाउंडिंग एंड प्रेशर कंपाउंडिंग। गवर्निंग ऑफ स्टीम टर्बाइन, governing signifies the process of controlling the volume of steam to meet the load fluctuation. लोड फ्लक्चुएट अगर करे तो फिर उसको आप कर सकें, गवर्न कर सकें, इसलिए गवर्निंग जो है ना वो आप वॉल्यूम ऑफ स्टीम को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर आ गया कंडेंसर। द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज टू कंडेंस द स्टीम एग्जिस्टिंग द टर्बाइन। कंडेंसर का काम यह है कि वो स्टीम जो एग्जिट कर रही है टर्बाइन से उसको कंडेंस करे। द कंडेंसर हेल्प्स मेंटेन लो प्रेशर एट द एग्जॉस्ट, आपका एग्जॉस्ट पे लो प्रेशर हो लेकिन उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड हो जाए। टू टाइप्स ऑफ कंडेंसर आर यूज्ड, जेट कंडेंसर कंटैक्ट टाइप एंड सरफेस कंडेंसर नॉन कंटैक्ट टाइप। कंटैक्ट टाइप को जेट कंडेंसर भी कहते हैं और सरफेस कंडेंसर नॉन कंटैक्ट टाइप है। जेट कंडेंसर में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्टीम मिक्सेस विद द कूलिंग वाटर, ये ना ये सरफेस कंडेंसर है। इसमें अगर आप गौर करें, ये ट्यूब शीट और इस तरह ये वाटर आउट, ये फ्लांजेस टू इंजेक्टर वैक्यूम सिस्टम, ये हॉट वेल कंडेंसेट यहाँ बनेगा, उसको आप कलेक्ट कर लेंगे और स्टीम जो है वो यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी। वाटर आउट, वाटर इस तरह है ये सिस्टम, सरफेस कंडेंसर। एग्जॉस्ट स्टीम मिक्सेस विद द कूलिंग वाटर, एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो, अच्छा ये डायरेक्ट टाइप या जेट कंडेंसर कंटेक्ट ये है, ठीक है ना। मतलब वो फीड वाटर हीटर में अगर देखें दो टाइप हैं, उसी तरह ये जो डायरेक्ट या कंटैक्ट टाइप या जेट कंडेंसर, एग्जॉस्ट स्ट्रीम क्या होगी, मिक्स करेगी वाटर के साथ। टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर एंड कूलिंग वाटर इज सेम, वो ऑफ कोर्स जब वो कंटैक्ट इकट्ठा हो गया तो बाद में टेम्परेचर सेम कर लेंगे, और लिविंग द कंडेंसर जब लीव करेंगे। कंडेंसेट कैन नॉट बी रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता ऑफ कोर्स, वो फिर इकट्ठे मिक्स जो हो गए। हीट एक्सचेंज बाई डायरेक्ट कंडक्शन से लो इनिशियल कास्ट है इसकी, हाउ पावर रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग वाटर, लेकिन वाटर को पंप करने के लिए हाई चाहिए क्योंकि प्रेशर ऑफ कोर्स उसका लो हो गया। सरफेस कंडेंसर क्या है, स्टीम एंड वाटर डू नॉट मिक्स, वो उसमें मिक्स नहीं होते। कंडेंसेट टेम्परेचर हायर देन दी कूलिंग वाटर टेम्परेचर एट आउटलेट, कूलिंग वाटर अलग, उसका प्रेशर है उसका अलग है, टेम्परेचर कंडेंसर का हाई हाई होता है। कंडेंसेट रिकवर्ड इज फीडबैक टू द बॉयलर, वो दोबारा बॉयलर में भेज देते हैं कंडेंस जो रिकवर्ड होता है। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, इसमें कंडक्शन था, इसमें कन्वेक्शन के थ्रू होती है। हाई इनिशियल कास्ट है, कंडेंसर इज नॉट वेस्टेड सो पंपिंग वाटर इज लेस, कंडेंसर आप लॉस नहीं करते तो फिर ये लेस हो जाती है, यानी ये आप ज़ाया नहीं करें तो ऑफ कोर्स पंपिंग पावर कम चाहिए होगी। ये कुछ इसने बनाई है जेट कंडेंसर की, इसमें क्या है कि हॉट वेल है, एयर पंप,
ये एग्जॉस्ट स्टीम इनलेट है, इधर से एयर पंप में जो ये है ये यहाँ आ गया डिस्चार्ज पाइप से हॉट वेल में, यहाँ ये कूलिंग है। ये इस तरह जो है ना इसको आप वो कर रहे होते हैं कि इधर से इंजेक्टर टाइप पंप लगा के ये जेट कंडेंसर की डी एरिएटर एयर को रिमूव करने वाले जो होते हैं ना, ये ऑक्सीजन को रिमूव डी एरिएटर कहलाते हैं। एक डी एरिएटर इज ए डिवाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। डी एरिएटर is a device that is widely used for removal of oxygen and other dissolved gases from the feedwater to steam generating boilers. ऑक्सीजन और जो अदर डिजॉल्व गैसेस हैं उसको रिमूव करने के लिए डिवाइस होती है फीड वाटर से निकालने के लिए। इन पर्टिकुलर डिजॉल्व ऑक्सीजन बॉयलर फीड वाटर्स विल कॉज सीरियस कोरियन डैमेज। क्या होगा? कोरियन डैमेज सीरियस होगा अगर आप डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसलिए आप निकालते हैं इन स्टीम बाई अटैचिंग टू रिवॉल्व ऑफ मेटल पाइपिंग एंड अदर मेटेलिक इक्विपमेंट एंड फॉर्मिंग ऑक्साइड्स रस्ट। ऑक्सीजन क्या करती है? रस्ट बनाती है ना, जंग लग जाएगा, ऑक्साइड्स बन जाएंगे। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ एरिएटर, एक ट्रे टाइप, दूसरा स्प्रे टाइप। द ट्रे टाइप आल्सो कॉल्ड द कैस्केड includes a vertical domed deaeration section mounted on top of a horizontal cylindrical vessel which serves as the deaerated boiler feed water storage tank. इसमें क्या है? कैस्केड टाइप होती है। वैसे कैस्केड का मतलब सीरीज टाइप जो होता है वो होता है। इंक्लूड अ वर्टिकल डोम होता है, वो सेक्शन माउंटेड ऑन टॉप, वो एक टॉप पे बना होता है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के वेसल के, जो कि वेसल जो है वो किसके लिए? फीड वाटर स्टोरेज टैंक के तौर पे यूज होती है। स्प्रे टाइप कंसिस्ट ऑफ ओनली a horizontal or vertical cylindrical vessel which serves as both the deaeration section and boiler feed water storage। इसमें दोनों एक ही काम कर रहा होता है, एक ना दोनों काम कर रहा होता है स्प्रे टाइप में। कूलिंग टावर एंड स्प्रे पॉन्ड्स कंडेंसर नीड, जैसे कूलिंग टावर चाहिए होता है, ये बड़ा अहम है। जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े इस तरह वो एक टावर से बने होते हैं, वो बेसिकली कूलिंग टावर होते हैं। और दूर से ही आपको कहीं पावर प्लांट लगा नज़र आना शुरू होगा तो सबसे पहले आपको कूलिंग टावर ही नज़र आना शुरू होंगे। कंडेंसर्स नीड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू कंडेंस द स्टीम। वाटर इज लेड इनटू द प्लांट्स बाय मींस ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर पंप्स एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इज डिस्चार्ज बैक इनटू द रिवर। सर्कुलेटिंग वाटर पंप्स जो होते हैं उसके ज़रिए वाटर लाया जाता है प्लांट में और उसमें से कंडेंसर में गुजार के उसको दोबारा रिवर में डाल देते हैं। इफ सच एज नॉट अवेलेबल closed cooling water circuit is used where the warm water coming out of the condenser is cooled and reused। ये इसमें होता है नॉर्मली कूलिंग टावर में। in such cases ponds and cooling towers are used where the water loses heat to the atmosphere। ये मतलब कूलिंग टावर इसमें बनाया हुआ है और ये काफ़ी बड़ा होता है, दूर से ही नज़र आने। यहाँ अगर आप देखें तो इवन ये भी इतना ऊंचा होता है जितना ना 2 स्टोरी बिल्डिंग हो, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये मैंने पिछले दिनों उधर कराची का देखा था तो मुझे आइडिया है इसका। कूलिंग टावर ये दूर से नज़र आना शुरू हो जाते हैं और ये इस चीज़ की निशानदेही है कि वहाँ कूलिंग टावर यूज़ हो रहे हैं और कोई हैवी मशीनरी इंस्टॉल्ड है फॉर पावर प्रोडक्शन या किसी भी पर्पज़ के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ESP SEP प्रेसिपिटेटर्स। अच्छा, प्रेसिपिटेट होता क्या है कि किसी चीज़ का प्रेसिपिटेट होता है जो जमा हो पार्टिकल ना सॉलिड फॉर्म में नीचे जमा हो जाते हैं ना, उसको नॉर्मली हम PPT या प्रेसिपिटेटर्स कहते हैं। और ये एक उस बर्तन को या उस पाइप को ख़राब करते हैं, यानी हमें रिक्वायर्ड नहीं होते। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज़ अ पार्टिकुलेट कलेक्शन डिवाइस। अच्छा, अब इसको रिमूव करने के लिए क्या है? क्लीनर आप यूज़ करते हैं, कलेक्शन डिवाइस दैट रिमूव्स पार्टिकल्स फ्रॉम अ फ्लोइंग गैस सच एज एयर यूजिंग द फोर्स ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। दिस बेसिक आइडिया ऑफ एन ESP चार्जिंग, कलेक्टिंग, रिमूविंग। आप चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करने की वजह से वो पार्टिकल वहाँ जाके स्टक हो जाएंगे और फिर आप जब रिमूव कर सकते हैं। ईच पार्टिकल आइदर हैज़ और कैन बी गिवन अ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पार्टिकल है उसको आप चार्ज दे देते हैं
We import a negative charge to all particle in gas stream in ESP. उसको नेगेटिव चार्ज कर दिया. देन अ ग्राउंडेड प्लेट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज सेटअप. और एक प्लेट उसमें लगा देते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या होगा, नेगेटिव जो भी पार्टिकल्स हैं वो इस पॉजिटिव के साथ आके स्टिक हो जाएंगे. चार पार्टिकल वुड माइग्रेट टू द ग्राउंडेड कलेक्शन प्लेट एंड वी उसको फिर आप कैप्चर कर लें. particles would quickly collect on the plate, creating a dust layer. dust layer बन जाएगी. dust layer would accumulate until we remove it. फिर हम उसको remove करें तो remove हो जाएगी. structural design and operation of discharge electrode, rigid frame, wires or plate and collection electrodes. tabular type और plate type. the method of charging जो है वो single मेथड ऑफ चार्जिंग सिंगल स्टेज ESP, टू स्टेज हो सकती है. टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन ओल्ड कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है. मेथड ऑफ पार्टिकल रिमूवल वेट हो सकता है, ड्राई हो सकता है. तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी कि ये भी आपके जो स्ट्रीम टर्बाइन पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं. तो आज हमने साइट सिलेक्शन की बात की और फील्ड वाटर वगैरह, मतलब डिफरेंट टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होती हैं उनकी बात की. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.